नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि हमने आपसे 2-3 दिन पहले कहा था कि दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से आपको एक गुड न्यूज मिलेगी और वो न्यूज आपको दिवाकर सर ने ऑलरेडी दे दिया होगा। अर्थात आपके लिए क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस के लिए दरअसल लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी पहली क्लास आज आपको मिलेगी। अर्थात 1 अगस्त से कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे जो वीडियो होंगे वो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे बिना किसी चार्ज के। ठीक, इसके अलावा शेड्यूल जो रहेगा उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस यूपी पीसीएस की चलेंगी। अगर आप तैयारी आरूप कर रहे होंगे तो भी आपके लिए वो वीडियो क्या होगा, हेल्पफुल होगा। सारे लेक्चर्स आप लोग देख लीजिएगा, सारा शेड्यूल उसमें जो है दिया गया है, उसकी आप लोग जो है प्रिंट आउट करा के रख लीजिएगा। ठीक, ये हो गई एक महत्वपूर्ण सूचना। बाकी जो क्लासेस हैं डेली मॉर्निंग में 8 AM पर आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। ठीक है, क्लासेस आपको इवनिंग में मिलेंगी और बाकी जो क्लासेस जैसी जैसी थी सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ही चलती रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा, आप लोग इसको उठाइएगा। ठीक है, बाकी हम लोग आते हैं फिर अपने टॉपिक पर, यानी कि करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो आज 1 अगस्त है और इसके पहले हम लोग फटाफट क्या करते हैं, हम लोग 31 जुलाई के हम लोग रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स को और देखते हैं कि क्या कुछ हमें अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, पहला करंट, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को कस्टमाइज गोल्ड कॉइन देकर के सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, आपको पता होगा। इसके अलावा हाल ही में ओलंपिक 2024 के अंतर्गत शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो बन गई हैं मनु भाकर। और इसको मैंने कहा था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग तय है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये गलत ना होने पाए। कई बार क्या होता है कि आसान जो प्रश्न होते हैं वो भी आप गलत करके चले आते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि यह प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक, इसके अलावा हाल ही में किस मेट्रो रेल निगम को ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार गंगवार को। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कई राज्यों के राज्यपाल को जो है क्या किया गया है, बदला गया है, नई नियुक्ति दी गई है। वो सारे राज्यपालों की लिस्ट कल हमने आपको बताई थी, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो कल देख लीजिएगा, सारे राज्यपाल की लिस्ट हमने आपको बताई थी कल। ठीक, इसके अलावा हाल ही में T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? श्रीलंका ने जीता है। श्रीलंका ने पहली बार इस खिताब को जीता है। ठीक है, बाकी अधिकतर चांस में भारत ने जीत हासिल की है, लेकिन जो है इस बार ऐसा नहीं हो पाया। खैर, नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? तो माता प्रसाद पांडे को, समाजवादी पार्टी की तरफ से। ठीक, तो ये कुछ हो गए हमारे रिवीजन। और कल हमने आपसे एक सिंपल सा अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों ने सही दिया था। आज भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सही से देंगे। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 2 फरवरी अर्थात 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। और अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो पहला करंट हमारा क्या है? पहला करंट अफेयर्स है सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ, कब जन्म हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये महान क्रांतिकारी थे, आप लोग को पता होगा इनके बारे में डिटेल्स में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, यानी कि 1882, ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आइए हम लोग इनके बारे में कुछ एक जानकारी देखते हैं। तो सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 30 जुलाई 1882 1882 को पश्चिम बंगाल के कहां पर? मिदनापुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। देश में जो है जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनमें इनका हाथ रहता था और देश की आजादी के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, और वो गरम दल के नेताओं में जाने जाते थे। आपको पता होगा नरम दल, गरम दल के नेता, गरम दल और नरम दल के नेताओं में कौन कौन नेता आते थे? यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज हमारा पहला टास्क क्या है? टास्क फर्स्ट है कि आपको गरम दल और नरम दल नेताओं के बारे में पढ़ना है। क्या? गरम दल और नरम दल। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा था जीएस में। अगर आज
करंट अफेयर्स कोई मेरा पहली बार देख रहा होगा, यानी कि डिकोड पे अगर पहली बार कोई करंट अफेयर्स देख रहा है, आपको मैं बता दूं कि मैं वीडियो के बीच में आपको कुछ टास्क देता हूं, ठीक है, और वीडियो के अंत में यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी एक प्रश्न देता हूं अभ्यास प्रश्न के लिए। इन दोनों चीजों के लिए आपको 2 कॉपी बनानी है, यानी कि जो मैं टास्क देता हूं इसका आप लोग अलग से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक, और जो मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको लिखने के लिए भी आप एक कॉपी अलग से बना लीजिएगा। तो 2 ये काम आपको करने हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसी वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर डेली रात में 9 बजे आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई कुछ सूचना आपके लिए। नेक्स्ट है, अब देखिए आगे कि सत्येंद्र नाथ द्वारा युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित कराने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया था कि एक छात्र भंडार नाम की एक संस्था बनाई थी, ठीक है, ताकि युवा उससे आकर्षित हो और इस संस्था में दरअसल शामिल हो और क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या हो, शामिल हो और देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, ठीक। इसके अलावा इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार भी करना था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए सत्येंद्र नाथ ने ही खुदीराम बोस को खोजा था, ठीक है, यानी कि किंग्सफोर्ड की जो हत्या हुई थी सत्येंद्र नाथ ने खुदीराम बोस को इसके लिए चुना था एक तरीके से, ठीक। इसके अलावा किंग्सफोर्ड की हत्या के बाद अवैध हथियार रखने के आरोप में दरअसल सत्येंद्र नाथ को अलीपुर जेल में भेज दिया गया था और वहीं पर अलीपुर जेल था वहीं पर एक मुखाबिर की इन्होंने हत्या कर दी थी और उसी के आरोप में दरअसल उन्हें 21 नवंबर 1908 को क्या हुआ था, फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई थी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको जानने चाहिए थे। नेक्स्ट है, मोंगला बंदरगाह अवस्थित है, ये अभी चर्चाओं में है, ध्यान रखिएगा और आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। तो मोंगला बंदरगाह कहां पर अवस्थित है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात बांग्लादेश। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी देखते हैं। तो मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में अवस्थित है, ठीक, एक बात। अब बात करते हैं कि दरअसल मोंगला बंदरगाह चर्चाओं में क्यों है। तो चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि मोंगला बंदरगाह जो पोर्ट है उसका संचालन दरअसल अब भारत के द्वारा किया जाएगा, इसलिए चर्चाओं में है। यानी कि भारत द्वारा मोंगला पोर्ट टर्मिनल का क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा और यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यह कहां पर है, यह बांग्लादेश का, इसको यह कर लीजिएगा, यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यह बंदरगाह दरअसल हिंद महासागर में अवस्थित है और एक बात यहां पर देखिएगा कि अगर इसकी अवस्थिति कहां पर है, हिंद महासागर में है, तो यह भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही क्या होगा, लाभकारी होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि दरअसल चीन के द्वारा अलग अलग बंदरगाहों को दरअसल उनका जो है उनके संचालन का दरअसल जिम्मा ऑलरेडी चीन को मिला है और चीन के द्वारा दरअसल इस बात का टेंशन होगा कि दरअसल जो ये मोंगला बंदरगाह है इसका संचालन भारत के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दरअसल जो उसका आधिपत्य है वो थोड़ा सा सिकुड़ने का प्रयास होगा उसका होगा, यानी कि भारत की शक्ति दरअसल हिंद महासागर के क्षेत्र में क्या होगी, धीरे से बढ़ेगी। तो ये अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के लिए ये मोंगला बंदरगाह जरूरी हो जाएगा कि दरअसल मोंगला बंदरगाह जो है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से उपयोगी होगा अगर हम रेफरेंस देखें किसका, चाइना का। तो ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस पोर्ट का संचालन दरअसल इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। कई बार क्या होता है, उस कंपनी का नाम पूछ लेता है कि किस कंपनी के द्वारा दरअसल इसका संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के जो है पॉइंट से भी आपको मोंगला बंदरगाह को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। कई बार आपके एग्जाम में दरअसल इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश देश के बारे में 2-3 पॉइंट हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो राजधानी क्या है बांग्लादेश की, ढाका है। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है। और अभी आपको पता होगा कि जो 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर आई हुई थी और कई सारे अहम समझौतों पर दरअसल क्या हुआ, हस्ताक्षर किए गए थे। वो कौन कौन से समझौते हैं इस पर भी ऑलरेडी हमने कई सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाए थे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले जो है सेक्शन में पड़ा हुआ है, आपने देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमने जो है बांग्लादेश के बारे में जो है कई सारे आर्टिकल भी कराए हुए हैं, वो आर्टिकल भी आपके वीडियो सेक्शन में पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। तीस्ता नदी जो जल विवाद है उस पर भी हमने आर्टिकल कराया था आपको, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है वहां के, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। करेंसी क्या है वहां की, टका है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपके लिए है वो ये है कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है, नोट डाउन तुरंत कर लीजिएगा इसको। तो कौन कौन से राज्य हैं,
ठीक है, वो राज्य है मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या, पश्चिम बंगाल। ठीक, इन नामों को आपको याद करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर एक अलग आयोग यानी कि एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की गई है? कौन सा ऐसा राज्य है? नीति आयोग के बारे में तो आपको पता होगा कि दरअसल ये क्या है, एक थिंक टैंक के रूप में है और भारत सरकार को कई सारे मुद्दों पर सलाह देता है और कई सारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपना अहम योगदान देता है। तो नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य ऐसा है जिन्होंने एक अलग से थिंक टैंक बनाने की जो है घोषणा की है। वो राज्य कौन सा आपको बताना है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट मींस गुजरात में नीति आयोग की तर्ज पर एक अलग जो है थिंक टैंक बनाने की घोषणा की गई है और उसका नाम क्या है, आइए हम लोग इसको व्याख्या से देखते हैं। तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बताया कि हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर एक आयोग या थिंक टैंक बनाने की घोषणा की गई है। अब देखते हैं कि इसका नाम क्या है। नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ग्रिट अर्थात गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसका क्या है, फुल जो है नेम है और इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड थिंग, नीति आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कई बार आपके एग्जाम में नीति आयोग के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। नीति आयोग पर दरअसल आपके मेंस में भी ये प्रश्न पूछ लेता है कि नीति आयोग पर टिप्पणी करें। ठीक है, और आपको पता होगा कि दरअसल नीति आयोग पहला नाम, इसके पहले क्या नाम था इसका, योजना आयोग था और योजना आयोग की जगह पर अब क्या है, नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में योजना आयोग को खत्म करने का यानी इसको अलग कलेवर में पेश करने की बात कही और उसकी जगह पर फिर वर्ष 2015 में नीति आयोग जो है आया सामने आपके। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नीति की यानी कि नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक दो बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है, नीति आयोग का फुल नेम है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे, अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री कौन है आपके? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ये एक प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दरअसल जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो सुमन बेरी आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगे हुए डाक टिकट को जारी किया गया? किस देश ने ऐसा किया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या लाओस? अब इन चार ऑप्शन में से हो सकता है तीन ऑप्शन में से आपको एक सही लग रहा हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हमारा रिलेशन इनके साथ आध्यात्मिक वाला बेहतर है। बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर, यानी कि लाओस के द्वारा ऐसा किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हाल ही में लाओस के द्वारा भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगे हुए डाक टिकट को क्या किया गया है? जारी किया गया है। और लाओस की राजधानी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो लाओस की जो राजधानी है क्या है? वियंतियाने है, याद रखिएगा। करेंसी क्या है? लाओ कीप है। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है ये आपको बताना है। ये आपका क्या है? टास्क है कि लाओस के राष्ट्रपति कौन है। अब ये प्रश्न हमने आपसे क्यों पूछा है? क्योंकि लाओस के बारे में हमने ऑलरेडी दो बार यानी कि दो वीडियो में हमने आपको डिटेल्स में बता रखा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि दरअसल जो लाओस के राष्ट्रपति हैं वो कौन है। ये आपका टास्क है, बताइएगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? मैंने कई बार आपको बताया है कि कोई योजना जो पुरानी है लेकिन चर्चाओं में है तो वो योजना दरअसल आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हर योजना पर आपकी नजर होनी चाहिए और पुरानी जो भी बहुप्रतिष्ठित जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में एक अलग से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, तो अभी ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान दरअसल क्या है? चर्चाओं में है और इसलिए यह प्रश्न आपके लिए जरूरी हो जाता है। आपसे पूछा कि दरअसल इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016, 17, 18 या फिर 2015 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक, चलिए, तो सेम पॉइंट वही जो हमने आपको जस्ट अभी बताया, इसको याद रखिएगा। अब चर्चाओं में क्यों है ये आप देख लो एक बार। ठीक, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संसद को बताया गया है कि इस योजना के तहत 6 करोड़ से अधिक प्रशिक्षित और 4.7 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को क्या किया गया है? प्रमाणित किया गया है। ये डेटा आप लोग जरा क्या काम करिएगा, अपनी मुख्य परीक्षा के जो भी आप नोट्स बना रहे होगे पीसीएस की या
क्या कहते हैं, ऐसे का कोई टॉपिक आप तैयार कर रहे होगे, ये डेटा आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए आपने जो है कॉपीज अलग अलग बनाई होगी, कैसे नोट्स बनाएं कैसे नहीं बनाएं, इसके लिए भी हमने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा में नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से तैयारी करें। तो जो अभी आपने कॉपी बनाई होगी, ठीक है, वहां पर अपने डेटा को क्या करिएगा, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये मेंस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में 2-4 पॉइंट्स हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत जैसा कि हमने आपको बताया वर्ष 2017 में हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दूसरा, कार्यान्वयन जो एजेंसी है इसकी वो कौन सी है, वो है कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ठीक, ये भी पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा लाभार्थी कौन होंगे, तो लाभार्थी होंगे प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति लाभार्थी के रूप में जिसकी उम्र क्या होगी, 14 से लेकर के 60 वर्ष के बीच होगी। आपको पता होगा कि वर्तमान समय में डिजिटलाइजेशन पर क्या है, सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है और आप लोग इस परिवर्तन को देख पा भी रहे होंगे, है ना। आजकल सभी व्यक्ति के हाथ में फोन है, सभी के हाथ में जो है टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का बेहतर ढंग से प्रयोग कर रहे हैं लोग। गांव में भी दरअसल इसका बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है, ठीक है, ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं हो रही हैं और कई सारे चीजें जो है वहां पर हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसका एक जो है व्यापक और एक सकारात्मक जो है इसका असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका पड़ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में माई गवर्नमेंट, ये क्या एक वेबसाइट है और इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं किसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। यहां पर बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, अपडेट होती हैं। तो वर्ष 2024 में माई गवर्नमेंट साइट ने अपनी स्थापना वर्ष के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 5, 8 या 15 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात माई गवर्नमेंट जो साइट है इसने अपनी स्थापना वर्ष के 10 वर्ष पूरे कर लिए थे। तो अभी क्या चल रहा है, 2024 और 10 साल पहले दैट मींस 2000 क्या, कब इसकी स्थापना हुई थी, बताइए फटाफट, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट सेम वही कि वर्ष 2024 में माई गवर्नमेंट साइट ने अपने स्थापना वर्ष के 10 वर्ष क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2014 में, ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है, कार्य करता है, ठीक। और कार्य क्या है इसका, बेसिकली जनहित के मामलों पर नागरिकों से जुड़ना और जन कल्याण के मुद्दों पर लोगों की राय लेना। आप यहां पर अपडेट दे सकते हो, कई सारे सुझाव यहां पर मांगे जाते हैं और जुड़ाव जो आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है उसका जुड़ाव दरअसल इस साइट के माध्यम से किया जाता है। तो आप लोग इसको सर्च करके देख सकते हैं, काफी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह प्लेटफॉर्म सुशासन यानी कि गवर्नेंस को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आपको पता होगा जो गवर्नेंस होता है, ठीक है, गवर्नेंस दो चीजों से आता है, किससे, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मैंने कई बार आपको बोला है कि जो गुड गवर्नेंस होता है, अच्छा जो प्रशासन होता है वो कैसे आएगा, वो आता है अकाउंटेबिलिटी से और ट्रांसपेरेंसी से, यानी कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर गुड गवर्नेंस अगर लाना है तो उसके लिए जवाबदेहिता और पारदर्शिता का होना क्या है, जरूरी होता है। और ध्यान रखिएगा गवर्नेंस का टॉपिक आपके यूपीपीसीएस और यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के पेपर सेकंड में दिया गया है और इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। तो टास्क आपका जो है क्या है, सेकंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए, सेकंड तो आपको राष्ट्रपति का नाम बताना था लाओस के, तो थर्ड टास्क क्या है आपका, थर्ड टास्क आपका ये है कि आप लोग ई गवर्नेंस के बारे में क्या, या गवर्नेंस के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में, गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक टॉपिक ई गवर्नेंस का भी है, ई गवर्नेंस भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है, क्या चीजें इसके लिए चाहिए होती हैं, और ई गवर्नेंस, ये दोनों टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके मुख्य परीक्षा में काम आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित विधेयक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत मतांतरण करने पर कितने वर्ष तक की सजा का दरअसल प्रावधान किया गया है, यह आपको बताना है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। तो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 20 वर्ष या फिर उम्र कैद की सजा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उम्र कैद की सजा दरअसल मतांतरण करने पर दी जाएगी। और क्या कुछ इसमें मेंशन किए गए हैं पॉइंट्स, आइए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट सेम वही
कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित विधेयक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत मतांतरण कराने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान और साथ ही साथ में जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा और क्या टॉप इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसके अलावा नाबालिग, दिव्यांग, फिर मानसिक रूप से दुर्बल, ठीक है, और महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति का मतांतरण करने पर क्या होगा, न्यूनतम 5 वर्ष से 14 वर्ष तक क्या कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का क्या होगा, जुर्माने का प्रावधान इसमें क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। इसके अलावा एक पॉइंट और है यहां पे, वो क्या है, वो है सामूहिक मतांतरण। यानी कि अगर आप सामूहिक मतांतरण में सम्मिलित रहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष से क्या 14 वर्ष तक की सजा तथा न्यूनतम ₹1 लाख यानी कि 1 लाख रुपए तक का क्या होगा, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मतांतरण के लिए नाबालिग की तस्करी करने पर आजीवन कारावास, ध्यान रखिएगा क्या है, आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो यह विधेयक दरअसल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे विधेयक पर दरअसल कभी कभी क्या होता है, मेंस में भी शॉर्ट नोट्स आपके पूछ लेता है, ठीक, याद रखिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज से आपकी क्लासेस क्रैश कोर्स वाली पीसेस की स्टार्ट हो रही हैं, आर वाले भी देख सकते हैं या किसी अन्य एग्जाम वाले भी देख सकते हैं। और ऐसे में आप लोग करंट अफेयर्स को जरूर देखा करिएगा, क्योंकि इससे आपको फायदा क्या होगा कि प्री में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं यह भी आपको आइडिया लग जाएगा, और मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी आपको आइडिया लगता रहेगा, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्या करिएगा, नोट करते रहिएगा। जहां जहां मैं कहूं कि ये प्री का टॉपिक है, ये मेंस का टॉपिक है, ये एसए का टॉपिक है, वो सारे बिंदु दरअसल जो आप टास्क वाली कॉपी बनाओगे वहां पर उन सारे बिंदुओं को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं या जो भी आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, उनसे मेरी विनती है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि प्लीज आप लोग दरअसल 15-20 दिन लगातार करंट अफेयर्स को देखिए, और उसके बाद आप ये पाएंगे कि दरअसल जहां एक और आपका करंट अफेयर्स रेडी हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक व्यापक स्तर में आपका मुख्य परीक्षा के लिए आपका कंटेंट मेंस का भी रेडी हो रहा है। साथ ही साथ में दरअसल आपका जो प्री है उसके लिए जो आपका पोर्शन जीएस का है वो भी आपका क्या होगा, रेडी होता रहेगा। अर्थात डायनेमिक पोर्शन के साथ साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन भी रेडी होता रहेगा। लेकिन आप लोग 10-15 दिन कम से कम लगातार एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप पाएंगे कि आप में जो है एक खास एनर्जी दरअसल जनरेट हो रही है, आप खुद बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। ओके, बट ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास करिएगा, यकीन रखिएगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे आपको सारे प्रश्न आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहोगे। मैं कहूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे है ऐसे है, आप एक कान से सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे, कुछ नहीं होने वाला है, भला हो ही नहीं सकता है। इसके लिए दमखम लगाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिएगा कि आप में एक जो है तीव्र परिवर्तन दिखाई देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, उधम सिंह किस दिन शहीद हुए, यह प्रश्न आपको बताना है। दरअसल अभी चर्चाओं में थे, तो आपको बताना है कि 31 जुलाई, 1 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 10 अगस्त। तो आप लोग बताइए, उधम सिंह के बारे में आप लोगों ने इतिहास विषय में बहुत डिटेल्स में पढ़ा होगा। अब बताइए आप लोग फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दैट मींस 31 जुलाई को उधम सिंह दरअसल क्या हुए थे, शहीद हुए थे। आइए इनके बारे में हम लोग कुछ एक पॉइंट्स को देखते हैं। तो उधम सिंह 31 जुलाई 1940 को दरअसल क्या हुए, शहीद हो गए थे। और उधम सिंह के बचपन का नाम क्या था, शेर सिंह था। यह भी आपके एग्जाम में कूट के फॉर्म में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है फैक्ट में। ये डेट और ये प्लस ईयर दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की क्या की थी, हत्या की थी। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, दरअसल याद रखना है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट मैंने बताया कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर की हत्या की थी। इसके अलावा उन्हें 31 अगस्त 1940 को लंदन के पेंटनविल जेल में क्या कर दी गई थी, फांसी की सजा उन्हें दे दी गई थी। तो ये हो गया उधम सिंह के बारे में कुछ एक पॉइंट्स। और अब आते हैं आज के जो है प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है,
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकतर लोग दरअसल इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आसान है, और ऐसे प्रश्न अगर आप गलत करके आएंगे तो ये क्या होगी? बेवकूफी होगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। हो सकता है किसी को नहीं आता होगा तो गूगल पे सर्च करिएगा, लेकिन उत्तर जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए अब आज का मुख्य परीक्षा का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में भारत द्वारा बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का संचालन किए जाने पर भारत चीन संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? विस्तार पूर्वक समझाइए। इस प्रश्न का अभ्यास आप लोग जो है अपने घर पे बैठ के करिएगा। इसकी कॉपी एक अलग से बना लीजिएगा। कहीं कोई समस्या अगर आएगी तो आप लोग मुझसे जुड़ करके, यानी कि कल आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा कि सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया, कल मैं आपको डिटेल्स में इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसकी कॉपी भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। यानी कि आपका करंट भी रेडी हो रहा है, आपका जीएस भी रेडी हो रहा है, और आपके मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो रही है। साथ साथ में मैं एसए के भी टॉपिक देता रहता हूं। तो एक व्यापक स्तर में एक आधे घंटे में आपका काफी कुछ आपका रेडी होता रहेगा। बाकी शाम को आप लोग क्लासेस आज से जो शुरू हो रही हैं, शेड्यूल उसका आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज से आपकी क्लासेस क्रैश कोर्स वाली शुरू होंगी, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। निश्चित तौर पर आपके प्री से पहले काफी कुछ आपका जो है रेडी हो जाएगा। आरओ वाले अभ्यर्थियों से भी मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन दरअसल इस वर्ष से लेकर के अगले वर्ष तक हो जाए। मेरी उन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।